स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारी सीरीज का ऑफ द मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस फॉर द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, जहां पे हम लोग आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के जो केसेस हैं उनको पढ़ाते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं पूरा। तो इसी सीरीज का ये फोर्थ पार्ट है आज। इसके बाद अभी और पार्ट्स इसमें नवंबर के एंड तक सारे रिलीज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ये सारे 100 केसेस मिल पाए। डिटेल में हम लोग उनको पढ़ाते हैं। साथ ही में आपका देखिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो चालू होने वाला है और आपका 7 दिसंबर के बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग रोज लाइव सेशन करेंगे यहाँ पे संभव लॉ के ऊपर। तो प्लीज उन लाइव सेशंस को जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसी के लिए हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिए और हमारा व्हाट्सएप का टेलीग्राम का ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लैट पीजी एग्जाम की, आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ सब कुछ मिल जाए केवल 2999 के अंदर में, जो कि आपका कभी केवल 2899 का है, तो आप हमारे लास्ट इंटरप्रिटेशन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एक ही उसमें आपका जो आपके लास्ट के कुछ दिन बचे उसमें तैयारी आपकी पूरी पूरी इसी कोर्स में हो जाएगी। नहीं तो आपको केवल ये है कि सर मेरे को केस लॉ समरीज दे दीजिए, आप मॉक पेपर्स दे दीजिए, केवल 1499 में, 1799 नहीं 1499 में। तो आप हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स ये वाला चेकआउट करिए, मॉक टेस्ट केस लॉ वाला। इसके अंदर आपको 35 मॉक पेपर्स अनलिमिटेड अटेंडेंस के साथ पूरे पूरे मिल जाते हैं। तो अगर आपको चेकआउट करना है जरूर से देखिएगा। और नहीं तो अगर आपका मन है कि सर मेरे को क्लैट पीजी से मतलब इतना नहीं है, 10 ही यहाँ पे कुछ ही दिन का टाइम बच गया है, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा, सीवीटी या खड़गपुर या बाकी एग्जाम से तैयारी करनी है, उसके लिए एक ऐसा कोर्स चाहिए जो कि केवल 4000 में पूरी तैयारी करवा दे मेरी, तो आप हमारा इस कोर्स को चेकआउट एक बार कर सकते हो। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला केस है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस एसएमएस लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड देखिए। यहाँ पे अब इस केस में क्या था, इस केस में डिस्प्यूट हुआ बिटवीन द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको कि हम एसडीएमसी बोलेंगे इस केस में, एंड बिटवीन द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट था रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ पार्किंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें क्या हुआ था कि जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उसने पार्किंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसको, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, एंड उनका जो अग्रीमेंट था, है ना, उसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 20 था जो कि कंसेशन अग्रीमेंट्स का एक पार्ट था। एंड बात वहां उठी कि क्या ये एक वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज है या नहीं है। वो आर्टिकल कुछ ऐसा था कि जो दो तरह की बात कर रहा था। एक तरफ वो बात कर रहा था मीडिएशन की, दूसरी तरफ वो बात कर रहा था आर्बिट्रेशन की। अब अगर कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है ना, तो उसमें आप क्लेवर ड्राफ्टिंग करके आप मीडिएशन का क्लॉज नहीं डाल सकते। अगर वो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर आप उसको कह रहे हो, सो इट मस्ट कंटेन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन। एंड पूरा प्रोसीजर उस पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में, ठीक है, देन इन दैट केस आर्बिट्रेशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, की लीगल इसमें क्वेश्चंस क्या बने, इसमें ये बने कि जो आर्टिकल 20 है, अमाउंट टू एन आर्बिट्रेशन क्लॉज अंडर आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, एसजीएमसी ने बोला कि इट प्रोवाइड्स फॉर मीडिएशन एंड नॉट आर्बिट्रेशन। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि साहब इट मैंडेट्स आर्बिट्रेशन। कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे थे कि साहब सिर्फ ये कहता नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी है उस क्लॉज के थ्रू कि भाई इसमें आर्बिट्रेशन होना चाहिए, ना कि मीडिएशन इसमें होना चाहिए। साउथ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही थी कि नहीं भाई साहब, इसमें तो मीडिएशन होना चाहिए, आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात लेके ये लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 को पूरा पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 20 है, इट लैक द जुडिशियल एलिमेंट एसेंशियल फॉर द आर्बिट्रेशन। एंड जो क्लॉज है वो एम्बिगुअस है एंड प्रोसीजरली डेफिशिएंट क्लॉज है। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। एंड हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने सेट असाइड कर दी, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि भाई जो ये क्लॉज है ये एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिर बहुत जो कहते हैं ना कि हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लताड़ लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितने भी लोग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाते हैं, है ना, एंड वो अगर बहुत ज्यादा जो भी अग्रीमेंट्स है ना, उसको बहुत ज्यादा अगर उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, या उसको जिसको कि हम बोलते हैं ना, अगर उसमें बहुत ज्यादा क्लेवर ड्राफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत गलत चीज है ना। ये इससे एम्बिग्युइटी बहुत ज्यादा पैदा होती है और ये डेलिबरेटली एम्बिगुअस अग्रीमेंट को बना रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जब आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जब आप पूरा एक बनाए, ठीक है, देन इन दैट केस आप क्या करने वाले हैं, आप उसमें क्लियर टर्म्स में लिखिए कि अगर ऐसा हुआ तो ये कह तो इसमें ऐसे ऐसा आर्बिट्रेशन होगा। या अगर आपको मीडिएशन का क्लॉज डालना है तो आप स्पेसिफिकली उसमें डालिए कि भाई अगर ऐसा हुआ या अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो इसमें हमारा मीडिएशन होगा, ना कि आर्बिट्रेशन होगा। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे कंडेम करा विलफुल एंड वांटन वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम को। एंड कोर्ट्स ने बोला कि भाई कोर्ट्स मस्ट रिजेक्ट शॉर्डी क्लॉजेस एट द थ्रेशोल्ड। अब हो सकता है आप लोग के एग्जाम्स में ना शॉर्डी क्लॉजेस अग्रीमेंट करके आ जाए।
कि इन विच केस द कोर्ट हैज हेल्ड दैट द कोर्ट्स मस्ट रिजेक्ट द शॉर्टी क्लॉजेस एट द थ्रेशोल्ड। तो इस पूरे केस को ना शॉर्टी क्लॉजेस केस के नाम से भी जाना जा रहा है। शॉर्टी क्लॉजेस मतलब कि भाई जो भी क्लॉजेस ऐसे होते हैं ना जो कि एम्बिग्युइटी पैदा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उनको शॉर्टी क्लॉजेस यहाँ पे बोला गया है। प्लस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वार्न करा दैट पर्सनल लिबर्टी में सून अटैच टू सच कंडक्ट, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी सॉरी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट deprecated the practice of deliberately ambiguous drafting of arbitration clauses by the legal fraternity, terming it as criminal waste of judicial time। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आप लोग के में आ जाए कि भाई किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने या किस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एम्बिगुअस ड्राफ्टिंग जो भी आप कर रहे हैं सो इट विल बी अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ जुडिशियल टाइम। The court directed judicial forums to reject such poorly drafted clauses at the outset by exercising suo motu powers in cases of malified drafting. It emphasized the need for clear and precise arbitration clauses to prevent litigation and ensure expeditious dispute resolution. Article 20 in the concession agreement between the SDMC and private contractors was held not to constitute a valid arbitration agreement under Section 7 due to its ambiguity and lack of procedural clarity. Consequently, the Supreme Court set aside the High Court's judgment interpreting Article 20 as a valid arbitration clause in two cases while affirming the rejection of arbitration in the third case. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि भाई सबसे पहले तो जो भी लीगल फिटर्निटी वाले हैं, है ना, वो अगर ऐसा जानबूझ के एम्बिगुअस ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आर्बिट्रेशन क्लॉजेस की, देन इट विल बी अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ द जुडिशियल टाइम। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं या ये जुडिशियल फोरम्स हैं उनको कि भाई आपके सामने जहां पे भी ऐसे पुअरली ड्राफ्टेड क्लॉजेस आए वहां आप सो मोटो पावर्स का आप यूज करके ऐसी मेलाफाइडी ड्राफ्टिंग को वहां पे आप ऐसी प्रैक्टिस को आप डिप्रिकेट करिए, इनको खारिज करिए ऐसे मैटर्स को, ठीक है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी बोला कि भाई आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट क्यों आया था कि भाई कोर्ट्स का जो बर्डन है वो कम हो। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट आने से यहाँ तो अब कोर्ट का बर्डन बेसिकली बढ़ गया है। अब क्या हो रहा है कि साहब आर्बिट्रेशन क्लॉज है या नहीं है, अब पहले तो कोर्ट्स हमारे जो है अब वो यही डिसाइड करते बैठते हैं कि भाई ये जो मैटर है ये आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या ये क्लॉज जो है आर्बिट्रेशन के लिए क्लॉज कहलाएगा या ये मीडिएशन के लिए क्लॉज है, ठीक है। प्लस यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को that judicial fora to exercise suo motu powers against the malafide clauses, reject ambiguous arbitration clauses summarily, and ensure precision in drafting arbitration provisions, ठीक है। प्लस फिर implications क्या आ रहा है इसमें लीगल प्रैक्टिस के लिए कि अब आप जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज ड्राफ्ट करेंगे इट शुड हैव क्लैरिटी एंड प्रोसीजरल इंटेग्रिटी इसमें होनी चाहिए। अवॉइड बॉयलर प्लेट एम्बिग्यूटी की मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब इतना एम्बिगुअस है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट ग्रेटर जुडिशियल स्क्रूटिनी इन सेक्शन 11 एप्लीकेशंस अब से, ठीक है। अब हमने इससे क्या क्या एक हमने इससे समझा कि बेसिकली कोर्ट्स अब टॉलरेट नहीं करेंगे मिसयूज ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉजेस, क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है लीगल फ्रेटर्निटी अपनी पूरी क्या कर रही है इंग्लिश की हेल्प लेके अपनी पूरी इंग्लिश की वोकैबुलरी को यूज करके ना वो इतना एम्बिगुअस बना दे रहे हैं कोई भी आर्बिट्रेशन क्लॉज को कि जो भी नॉर्मल आदमी है वो अगर उसको समझने बैठेगा तो वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है बेसिकली, ठीक है। और ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स आपको अपनाने, आप अच्छे से आप अपनाइए अपने ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स को, बट इट मस्ट बी सिंपल एंड प्लेन, ठीक है। प्लस इसने री एनफोर्स करा ऐसे केस ने इंडिया कमिटमेंट टू द क्रेडिबल आर्बिट्रेशन मैटर्स को, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस की तरफ चलने से पहले हमारा एक पूरा एक प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है CUET LLM का, IIT खड़गपुर का, ILI का, जामिया का एंड AMU का एंड बाकी जितने भी आपके मेजर LLM जो एग्जाम्स हैं, और ये हमारे पास सिर्फ ओनली एंड ओनली 3999 में अवेलेबल है, 4000 से भी कम में अवेलेबल है। इसमें आपको पूरी 10 मंथ्स की इसमें आपको वैलिडिटी मिलने वाली है, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है इसमें पूरा पूरा कि हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देंगे विद लेक्चर्स एक्सटेंसिव। इसमें आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होंगी जिसमें कि 40 प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम आपको देंगे एंड पूरा पूरा आपका बेसिकली जो एग्जाम का एक मेजर जो चंक है ना वो इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर हमारा एक चल रहा है क्लैट पीजी का लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है जस्ट फॉर 2999 में, सिर्फ 3000 रुपए से भी कम में चल रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको भी कंप्लीट पूरा कवरेज मिलेगा सिलेबस का। इसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज इतनी डिटेल्ड में आपको मिलेगी ना कि उसमें क्लैट के 2025 20 से 23 एंड 21-22 के पूरे पूरे क्वेश्चंस को वो कवर है एंड उनके ही बेसिस पे बाकी भी क्वेश्चंस कवर है। प्लस इसमें हम रीसेंट एंड लैंडमार्क जो भी केसेस हैं जो कि एक मेजर जो चंक होता है आपके क्लैट के एग्जाम में वो भी हम कवर कर रहे हैं। एक और हमारा कोर्स चल रहा है 1499 का
जिसमें कि हम 35 फुल लेंथ मॉक पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट टू फॉर लास्ट मिनट मॉक टेस्ट सीरीज एंड केस लॉ समरीज के बेसिस पे, जिसमें कि आपको 35 मॉक पेपर्स मिलेंगे जो कि क्लैट पीजी 2025 2020 23 21 एंड 22 के पैटर्न्स पर है। 150 से ज्यादा आपको कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क प्लस रीसेंट केस लॉ के ब्रीफ्स मिलेंगे, प्लस अनलिमिटेड आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए पेपर को, एंड कॉम्प्रिहेंसिव केस लॉस हम आपको यहाँ पे समरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो केस है दैट इज राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको फैक्चुअल एंड इसका प्रोसीजरल बैकग्राउंड बता दूं। इसमें क्या हुआ, मल्टीपल रिट पिटिशंस, क्रिमिनल अपील्स एंड जितने भी केसेस ट्रांसफर हुए थे टू द सुप्रीम कोर्ट, उनको एक साथ सुना गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। उन सब केसेस में क्या कॉमन था, कॉमन था उसमें उस अरेस्ट को चैलेंज करना जो कि अंडर द कस्टम्स एक्ट एंड अंडर द जीएसटी एक्ट हो रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन हुआ ऑन द वैलिडिटी ऑफ ओम प्रकाश प्रेसिडेंट अरेस्ट पावर्स एंड द कोर्सिव टैक्स रिकवरीज। अब क्या हो रहा था कि जो भी कस्टम्स एक्ट है एंड जो भी जीएसटी एक्ट है उसके अंदर काफी सारे क्या हो रहे थे, अरेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब चूंकि जो ये ओम प्रकाश का जो जजमेंट था एंड एक दो और जजमेंट्स में इसमें पहले ये था कि जो कस्टम्स एक्ट के जो भी ऑफेंसेस है ना, बेसिकली वो सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। ठीक है, अब चूंकि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए तो भाई फिर आपको वारंट हो चाहिए अरेस्ट करने से पहले। ठीक है, तो बेसिकली इन सब अरेस्ट को यहाँ पे चैलेंज किया गया था इस मैटर में। की लीगल इश्यूज क्या थे कि वेदर द कस्टम ऑफिसर्स कैन अरेस्ट विदाउट वारंट पोस्ट 2012 एंड 19 अमेंडमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 69 एंड 70 ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 104 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। एंड थर्ड था वेदर सच ऑफिसर्स आर पुलिस ऑफिसर्स अंडर द सीआरपीसी एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3। फर्दर इसमें जो लीगल क्वेश्चंस बने थे वो ये बने थे कि वेदर अरेस्ट कैन प्रीसीड असेसमेंट अंडर द जीएसटी एक्ट, कि भाई क्या असेसमेंट करने से पहले ही आप अरेस्ट कर सकते हैं जीएसटी एक्ट के अंदर। एंड वो सेकंड था कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट के अंदर 246A वो क्या है, एंड सेफगार्ड्स क्या है गवर्निंग द अरेस्ट अंडर द जीएसटी एंड कस्टम रेजिम्स के अंदर। पिटिशनर्स का क्या आर्गुमेंट था, बेसिकली पिटिशनर्स का ये आर्गुमेंट था कि ओम प्रकाश के जो जजमेंट आया था, इट कंटिन्यूज टू गवर्न एंड ऑफेंसेस रिमेन नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। विदाउट वारंट आप अरेस्ट नहीं कर सकते, एंड अरेस्ट कर भी लिया तो फिर आपको बेल देनी पड़ेगी। कस्टम्स एंड जो जीएसटी ऑफिसर्स हैं दे एक्ट एज पुलिस ऑफिसर्स इन कन्फेशंस जो हैं इनएडमिसिबल हैं उनके सामने। प्लस आर्टिकल 246A जो है डज नॉट ऑथराइज क्रिएशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस और अरेस्ट पावर्स। एंड फिर था कि अरेस्ट कैन नॉट प्रीसीड असेसमेंट, रिलायंस ऑन मेक माई ट्रिप दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट था वो, कि आप असेसमेंट करने से पहले आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द फैक्ट कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने जो है जीएसटी की चोरी करी है। प्लस एलिगेशंस लगाए ऑफ कोर्सिव रिकवरीज वायलेटिंग आर्टिकल 49 21। रेस्पोंडेंट ने यहाँ क्या आर्गुमेंट रखा, रेस्पोंडेंट सेड कि भाई जो अमेंडमेंट है टू सेक्शन 104 कॉन्शियसली ओवररोल मतलब ओवरराइड ओम प्रकाश जजमेंट एंड सर्टेन ऑफेंसेस नाउ बिकम्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। एंड आर्टिकल 246A जो है इट गिव्स अ प्लेनरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ फॉर अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोविजंस। एंड फर्दर रेस्पोंडेंट ने ये बोला कि जो कस्टम एंड जीएसटी ऑफिसर्स हैं दे आर नॉट पुलिस ऑफिसर्स एंड सीआरपीसी अप्लाई होती है उन पे बट दैट टू रेसिडुअली ओनली। एंड असेसमेंट जो है वो प्री रिक्विजिट नहीं है जहाँ पे एविडेंस ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रहा है ऑफेंस को, चाहे असेसमेंट में जीएसटी का जीएसटी आपका ज्यादा निकले पेबल निकले या ना निकले। ठीक है, अगर ऑलरेडी कस्टम्स के पास या जीएसटी ऑफिसर्स के पास एविडेंस है जो ऑफेंस वो होना बता रहा है तो आपको अरेस्ट करा जा सकता है। प्लस सेफगार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं बट वाया सीबीआईसी सर्कुलर्स ओनली। कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि कस्टम एंड जीएसटी ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं, ये बात सही होती है। ठीक है, प्लस सेक्शन 104 का क्लॉज 4 से लेकर 7 जो है देन अब क्लासिफाई कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑफेंसेस को एज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। प्लस ओम प्रकाश का जो जजमेंट था वो सर्वाइव कर रहा है ओनली फॉर रेसिड्यूअरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब जो ऑफेंसेस पहले नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल थे, अब अगर फर्दर अमेंडमेंट के बाद अगर उनको कॉग्निजेबल बना दिया गया है, अब इसमें कोर्ट भी क्या करे, बिकॉज ये तो कहीं ना कहीं प्रेरोगेटिव है लेजिस्लेचर का कि उनको कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल बनाना है, कौन सा बेलेबल बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, प्रोसीजरल सेफगार्ड यहाँ पे क्या बोले यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑफिसर मस्ट हैव एडमिसिबल मटेरियल एंड रिकॉर्ड रिटन रीजंस टू बिलीव। ठीक है, एडमिसिबल मटेरियल होना चाहिए एंड रीजन
टू बिलीव होना चाहिए प्लस इन राइटिंग होना चाहिए वो। रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू बी सप्लाइड बिफोर प्रोडक्शन टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है, प्लस मेंटेन डायरीज करिए, काउंसिल की प्रेजेंस रखिए विद इन साइट एंड फॉलो द डीके बासु गाइडलाइंस, कंप्लाई विद द सीपीआईसी सर्कुलर्स एंड यूज एनेक्जर्स टू अरेस्ट मेमोज, ठीक है। जीएसटी के लिए स्पेसिफिक फाइंडिंग दी कि अरेस्ट अंडर सेक्शन 69 परमिसिबल ओनली वेयर सेक्शन 132 1A टू डी ऑफेंसेस एंड ₹5 करोड़ का थ्रेशोल्ड जो है मैच हो रहा है, वो मेट हो रहा है वहां पे। प्लस असेसमेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, डॉक्यूमेंट शोज थ्रेशोल्ड सर्टेनिटी। अगर डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं कि भाई 5 करोड़ का थ्रेशोल्ड से ज्यादा का जीएसटी एवेजन है, देन फिर अरेस्ट हो सकता है, वहां पे असेसमेंट मैंडेटरी नहीं है। प्लस कमिश्नर मस्ट आर्टिकुलेट कंप्यूटेशंस इन रीजन टू बिलीव, ठीक है। कोर्सिव रिकवरीज के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फोर्स्ड डिपॉजिट ड्यूरिंग सर्च वॉयलेट स्टैट्यूटरी स्कीम्स एंड रिफंड्स अवेलेबल हैं अगर कोई भी फोर्स्ड डिपॉजिट आप करवा रहे हैं लोगों से वो। एंड सीबीआईसी सर्कुलर जो है वो बाइंडिंग एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है अगर कोजन आपने प्रूव कर दिया पैसे जमा कराने में, ठीक है। प्लस 246A जो है वो प्लेनरी पावर प्रोवाइड तो कर रहे हैं, अरेस्ट प्रोविजंस जो है एंसिलरी हैं उसके, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि कोर्ट्स कैन रिव्यू द लीगैलिटी एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल बट नॉट सफिशिएंसी। कोर्ट इतना रिव्यू कर सकते हैं कि भाई कोई मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट ये नहीं कर सकते कि क्या वो सफिशिएंट है अरेस्ट करने में या नहीं है। प्लस एंटिसिपेटरी बेल हमेशा ओपन है वेयर एप्रीहेंशन है आपको स्पेसिफिक है एंड इंडिविजुअल केसेस टू बी हर्ड, मतलब वो उन्होंने तो इस केस में बोला कि अब जिनका भी इंडिविजुअल क्यों केसेस है वो हम 17 मार्च के बाद सुनेंगे, ठीक है। होल्डिंग यहाँ पे क्या है कि पिटिशन डिसमिस कर दी, 69 टू 70 ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड अमेंडेड जो भी 104 कस्टम्स एक्ट था उसको अपहेल्ड करा। अरेस्ट पावर्स वैलिड है बट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड जजमेंट, अब जो ये जजमेंट आया है इसने हार्मोनाइज करा रेवेन्यू एनफोर्समेंट को विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। बहुत बार क्या हो रहा था ना कि लोग जीएसटी इवेड कर रहे थे एंड फिर चूंकि अरेस्ट नहीं था और लोगों को डर लगता है बस किससे, अरेस्ट से। अब चूंकि गवर्नमेंट ने इसमें अरेस्ट का प्रोविजन डाल दिया है तो अब कहीं ना कहीं जीएसटी के लिए एक मतलब एक कायदे से एक वो हो गया है कि भाई अब आपको इसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है ऐसे मैटर्स में, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा केस है तेज प्रकाश पाठक एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ, इस केस में बात उठी पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में जो भी ऑल्टरेशन होते रहते हैं ना उनके उनको लेकर कि भाई मिड प्रोसेस क्या आप कुछ कोई भी आप रूल, ठीक है, कोई भी आप रेगुलेशन क्या आप ऑल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इस केस में क्या हुआ था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ना ऑल्टर कर दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिड प्रोसेस बाय रेजिंग द कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने कट ऑफ मार्क्स को ही बढ़ा दिया। अब जो लोग ऑलरेडी खुश थे कि भाई हमारा तो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर ही है ना, हम तो उसमें कवर हो रहे हैं, वो लोग भी रह गए। अपीलेंट ने चैलेंज करा द चेंजेस वायलेटिंग द इक्वलिटी एंड फेयरनेस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा दैट रिक्रूटमेंट रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड मिड प्रोसेस। आप मिड प्रोसेस रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज नहीं कर सकते एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी असेस्ड अंडर द क्राइटेरिया एडवर्टाइज्ड इनिशियली। जो भी क्राइटेरिया एडवर्टाइज्ड है उसी के बेसिस पे आपको असेस करना पड़ेगा। Plus reference affirmed in the matter sent to the Chief Justice for authoritative decision. डॉक्ट्रिन ऑफ इसमें लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे यूज करी गई जिसमें ये बताया गया कि जो कैंडिडेट्स हैं दे एक्सपेक्ट कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पब्लिश क्राइटेरिया। अगर किसी एग्जाम में क्राइटेरिया है कि भाई मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने हैं है ना टू क्वालिफाई, अब आप मिड प्रोसेस ये नहीं कर सकते कि नहीं साहब 55% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि रूल्स ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द रिक्रूटमेंट बिगिंस। आपको जो भी नियम बदलना है, जो भी नियम लाना है, रिक्रूटमेंट के पहले ले आइए। रिक्रूटमेंट जहां आपका स्टार्ट हो गया, नाउ यू कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। आर्टिकल 14 एंड 16 इंश्योर करते हैं फेयरनेस एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे के मंजूश्री का साइड किया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सुभाष चंद्र का साइड किया, है ना, शंकरन दास का साइड किया, काफी सारे साइड किए, ठीक है। लीगल यहाँ पे रीजनिंग क्या दी गई कि भाई जो डिस्टिंक्शन है ड्रॉन बिटवीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे ये बोला कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं किया जा सकता एक बार जब रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इट में चेंज इफ ट्रांसपेरेंट, रेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट में है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कि भाई मान लीजिए कि पहले आपके एग्जाम में 3 चीजें थी, एक प्री था, एक आपके में मेंस था और एक आपके में इंटरव्यू था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, आपका अगर उनने प्री में 500 बच्चा आया और प्री को क्वालिफाई ही सिर्फ 50 बच्चा कर पाया,
तो उन्होंने मेंस का एग्जाम हटा दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये 50 बच्चा ही है ना, हम तो इन 50 का सीधा हम तो इंटरव्यू ले लेते हैं, पता पड़ जाएगा कौन सा क्या क्यों। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप चेंज कर सकते हैं, तो दैट टू अगर वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो, ठीक है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ तो, ठीक है, अदरवाइज फिर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोर्ट ने यहाँ पे प्लस क्लैरिफाई भी कर दिया कि जो जजमेंट था के मंजूश्री का वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द सुभाष चंद्र मारवा का जजमेंट पे, ठीक है। प्लस इस जजमेंट ने रीएनफोर्स करी सैंक्टिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, प्रिवेंट करा आर्बिट्रेरी एंड रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस टू एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड मैंडेट करा एडरेस टू एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी, ठीक है। प्लस इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन इस केस से ये निकाल सकते हैं कि भाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कि मिड प्रोसेस ऑल्टरेशन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का नहीं कर सकते कैसे भी। प्लस अपहोल्ड करें यहाँ पे कि भाई जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी होना चाहिए इन पब्लिक रिक्रूटमेंट, एंड एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर दिया रीइंफोर्सिंग द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इन द सर्विस लॉ कि भाई अगर कोई भी एग्जाम या कुछ भी स्टार्ट एक बार हो गया जिसका कि आपने बकायदा आपने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ठीक है, नोटिफिकेशन निकालने के बाद अगर आपने कुछ भी करा, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होगा, वो इनवैलिड घोषित हो जाएगा एंड आपको जो चीज है वो आपको हटानी पड़ेगी कहीं ना कहीं जो आपने दोबारा से री करी है, ठीक है। फिर देखिए, फिर है हमारा केस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्सेस मेसर्स ईसीआई एसपीआईसी एसएमओ एमसीएल अ जॉइंट वेंचर कंपनी। इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रेफरेंस पे डिसाइड किया। रेफरेंस कहाँ से आया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तांतिया कंस्ट्रक्शन से। डिस्प्यूट क्या था, अंडर क्लॉज 64 3B ऑफ द रेलवे जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट थे इसमें कि एक तो वॉस्टल पाइन का था, टीआरएफ पर्किंसंस का था, विच लेड टू द प्रेजेंट रेफरेंस। लीगल इश्यूज इसमें क्या थे कि वैलिडिटी ऑफ यूनिलेटरल और पैनल क्यूरेटेड अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट क्या प्रॉपर है या नहीं, प्लस एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 18 जिसमें कि इक्वल ट्रीटमेंट था एट द ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेज, एंड वेदर यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट क्लॉजेस इन द स्टेट पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट्स वायलेट आर्टिकल 14 और नॉट। होता क्या है कि जब आप किसी स्टेट पीएसयू के साथ, जब आप किसी आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करो ना, तो बहुत बार क्या होता है कि उसमें स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि भाई हमारा जो ये एमडी साहब होंगे, है ना, यही सोल आर्बिट्रेटर के तौर पे एक्ट करेंगे। अब चूंकि लोगों को भी पीएसयू के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रहते हैं, स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए रहते हैं, तो कोई इस चीज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कि भाई ठीक है, अगर एमडी साहब है या जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, वो अगर आर्बिट्रेटर बनना है तो उनको बन जान दो। लेकिन एट द एंड क्या होगा कि अगर एचओडी आर्बिट्रेटर बनेगा, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा या जो भी सबसे कहना चाहिए जो भी सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होगा, अगर वो आपका आर्बिट्रेटर बन जाएगा, देन इन दैट केस क्या होगा, वो तो कहीं ना कहीं पीएसयू की साइड लेगा, है ना, और सामने वाली पार्टी का हारना तय है। तो इसमें ये था कि भाई क्या ऐसा यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं है। आर्ग्यूमेंट क्या रखा गया कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से कि जो पार्टी ऑटोनॉमी है वो सबऑर्डिनेटेड टू इम्पार्शियलिटी एंड इक्वालिटी, सेक्शन 12 एंड 18 जो है वो मैंडेटरी है। टीआरएफ एंड पर्किंस में जो इनएलिजिबल पर्सन है दे कैन नॉट नॉमिनेट अनदर, एंड यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट्स कैन कॉज बायस, एंड क्लॉजेस जो हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं चॉइस फ्रॉम स्टेट क्यूरेटेड पैनल्स वो वॉइड है अंडर आर्टिकल 14 एंड 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे रेलवे ने क्या रखे कि जो पार्टी ऑटोनॉमी है अंडर सेक्शन 10 एंड 11 इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड इंटरवेंशन अराइजेस ओनली ऑन फेलियर ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। जो भी ऑटोनॉमी है सेक्शन जैसे 11 से प्रोटेक्टेड है, एंड इंटरवेंशन सिर्फ तभी अलाउड है जब प्रोसेस जो है या जब प्रोसीजर जो है जब वो फेल हो जाए, जब सामने वाली पार्टी जब ऑब्जेक्ट करे कि नहीं साहब मुझे तो ये आदमी जो है ये सही नहीं लग रहा है ऐसा। सेक्शन 12 क्लॉज 5 जो है वो सिर्फ डिस्क्वालीफाई करता है आर्बिट्रेटर को एंड नॉट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को तो नहीं करता है, बस जो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है सिर्फ उसी को डिस्क्वालीफाई करता है, ठीक है। एंड जो केस था वॉस्टल पाइन का वो अपहेल्ड, उसने अपहेल्ड करा था पैनल सिस्टम्स को, एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स आर नॉट पर से बायस्ड, ठीक है। कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी, कोर्ट ने कहा कि भाई जो 3 कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स हैं आर्बिट्रेशन के, दैट इज पार्टी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, प्लस एंड मिनिमल कोर्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए आर्बिट्रेशन में। सेक्शन 12 क्लॉज का जो क्लॉज 5 है वो 7 शेड्यूल के साथ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये दिखता है हमें कि जो यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो इनवैलिड होते हैं, एंड इक्वलिटी जो है अंडर सेक्शन 18 वो अप्लाई करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन टू द ट्रिब्यूनल,
एंड यूनिलेटरल क्लॉजेस जो है वो ऑफेंड करते हैं हमारे आर्टिकल 14 को। चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि भाई कैसे मान लें हम कि भाई जो भी आप यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो आदमी सही काम ही करेगा, है ना, या वो बायस नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंकरिंग ओपिनियन दी यहाँ पे जस्टिस नरसिम्हा ने कि इनवैलिडिटी जो है इट ग्राउंडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी डॉक्ट्रिन रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जस्टिस रॉय ने बोला कि ही एम्फसाइज्ड ऑन द मिनिमल जुडिशियल इंटरफेरेंस एंड बायस टेस्ट अप्लाइज कॉशियसली, ठीक है। हेल्ड यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्लॉजेज है ऐसे ग्रांटिंग वन पार्टी यूनिलेटरल पावर टू अपॉइंट सोल मेजॉरिटी आर्बिट्रेटर्स, ऐसे क्लॉजेज ही इनवैलिड होते हैं। एंड कोर्ट डिसीजन को ओवररूल कर दिया एंड इक्वलिटी एंड इम्पार्शियलिटी वो को मैंडेटरी रखा फ्रॉम ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन स्टेज। एंड रूल को बोला इट अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली टू ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 8 नवंबर 2024, ठीक है। बेसिकली ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि भाई जो भी सोल आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे, ठीक है, वो सोल आर्बिट्रेटर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है यूनिलेटरली अपॉइंट नहीं करे जा सकते। आपको दूसरी पार्टी की भी आपको क्या है, आपको बेसिकली कंसेंट लेनी पड़ेगी कि भाई क्या हम ए पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं। अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देता है, अगर उसकी कंसेंट जो है आपको नहीं मिलती है, देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, देन इन दैट केस आपको अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, सामने वाले का एक होगा, फिर ये दोनों मिलके एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। प्लस इसके इम्प्लीकेशंस क्या है कि अब जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो पीएसयू हैं, उनको रिफॉर्म करने पड़ेंगे अपने आर्बिट्रेशन क्लॉजेस को एंड इंश्योर करना पड़ेगा बैलेंस अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म एंड एग्जिस्टेंस। जो ट्रिब्यूनल से अंडर प्रायर क्लॉजेस वो सेव्ड है, लेकिन जो भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे दे मस्ट इंश्योर द सिमेट्री, ठीक है। एंड इस जजमेंट ने अगेन रीअफर्म करा द प्रो आर्बिट्रेशन इंस्टेंस विद ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड्स, ठीक है। अब ऐसे जो भी मैटर्स होते हैं ना, ऐसे जो भी केस लॉस होते हैं ना, हमारा जो ये प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है हमारा ना पूरा, ये आपको पूरे इन डिटेल्ड आपको बताए जाएंगे, पूरे के पूरे डिटेल्ड में कि भाई किसमें क्या कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हमारा जो ये 399 का जो हमारा जो ये कोर्स है 3999 का, ये आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा इसमें आपको क्रक्स मिल जाएगा पूरे के पूरे केसेस का। एंड दैट टू आपको ना पूरा का पूरा 10 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कभी भी आपको पढ़ना है, कुछ भी करना है, आप इजीली आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। एंड आपका जो एक जो हमारा एक वो होता है ना कि हमारा कहीं एलएलएम अच्छी जगह से हो जाए, अगर हमारा बीएलएलबी प्रॉपर जगह से नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग के आगे प्रोफेशनल साइड पे ना बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट ड्रॉ करता है। आप लोग कहीं भी अगर आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, तो आपका अगर हो सकता है आपका बीएलएलबी उतने अच्छे कॉलेज से ना हो पाया हो किसी भी रीजन से, सो एटलीस्ट आपका जहाँ से एलएम होता है ना, तो एक डायरेक्ट जो भी आपका जो रिक्रूटर होता है ना, उसके दिमाग में सीधे ये बात जाती कि नहीं, इसका एलएम ऐसी जगह से है तो वी मस्ट हायर हिम, या जो कुछ भी है, ठीक है। प्लस चूंकि अभी क्लैट आ रहा है, तो हमारा 2999 का ये कोर्स भी चल रहा है। लास्ट मिनट बिल्कुल प्रिपरेशन कोर्स है आपकी, बिल्कुल एक जो कहते हैं ना एक्सटेंसिव प्रिपरेशन कराने के लिए बहुत अच्छा एक ये कोर्स है। एंड जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिनको सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है, कुछ करना है, तो वो हमारा 35 फुल लेंथ मॉक पेपर्स को ले सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर 1499। आप इजीली ले सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 150 से ज्यादा आपको कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेंगे, 35 आपको इसमें मॉक पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट केस है हमारा गायत्री बालास्वामी वर्सेस मेसर्स आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस केस में बहुत एक लिमिटेड चीज थी जो कि अराइज हुई थी, दैट इज कि क्या सेक्शन 34 एंड 37 के अंडर ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट जो कोर्ट्स हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड्स को। तो इसको 3 जजेस बेंच ने रेफर करा था इस इशू को टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसमें जो लीगल इश्यूज थे वो क्या थे, देखिए कि क्या कोर्ट्स जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड्स को अंडर सेक्शन 34 एंड 37 ऑफ द एक्ट, एंड क्या is such power confined to severable parts of an award, and can modification be implied within the power to set aside, and are rulings like project director NHAI versus M Hakim correct थी या नहीं थी। मेजरली इसमें दो चीजें थी, जो क्वेश्चन जो दो उठाए गए थे कि क्या मॉडिफिकेशन अलाउड है आर्बिट्रल अवार्ड्स का, एंड क्या ऐसा जो मॉडिफिकेशन है ये इम्प्लाइड माना जाएगा विद इन द पावर टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आंसर करा। आर्ग्यूमेंट्स पहले क्या थे सपोर्टिंग मॉडिफिकेशन के कि जो सेक्शन 34 का टर्म है रिकोर्स का, इट इम्प्लाइज अ ब्रॉडर पावर इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशंस। एंड इसने ये बोला कि भाई ग्रेटर इंक्लूड्स लेसर प्रिंसिपल एक जो होता है वो अप्लाई करना चाहिए कोर्ट्स को। इफ कोर्ट कैन एनल,
कोर्ट कैन वेरी इट ऑल्सो। अगर कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है तो कोर्ट उसमें क्या कर सकता है, कोर्ट उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। ठीक है। प्लस कंपैरेटिव लॉ इसमें बताया गया यूके का, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का, और सब जगह बोला गया कि वहां पे अलाउ करता है कोर्ट्स को उन ऐसे वर्ड्स को वेरी करने के लिए, मतलब मॉडिफाई करने के लिए। प्लस ऐसे में क्या होगा कि जो इनएफिशिएंसी है वो अवॉइड करी जा सकती है, एंड माइनर एरर्स फिर भी अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मॉडिफिकेशन में क्या है कि जो सेक्शन 34 एंड 37 है, इट ओनली एम्पावर कोर्ट्स टू सेट इट असाइड एंड नो मॉडिफिकेशन पावर इज इंटेंडेड। इनने बोला कि सब लेजिस्लेचर ने ही जब सिर्फ सेट असाइड का दिया है, अगर उनको मॉडिफाई करवाना होता तो वो स्पेसिफिकली लिख देते कि भाई मॉडिफिकेशन इज आल्सो अलाउड। ठीक है। एंड सेक्शन 5 जो है मैंडेट करता है मिनिमल जुडिशियल इंटरवेंशन। अब अगर आप मॉडिफिकेशन की भी अगर आप पावर दे देंगे, अगर आपने क्या करा, अगर आपने यहाँ पे इनको मॉडिफिकेशन की पावर दे दी, मॉडिफिकेशन की पावर देने का मतलब क्या होगा कि कोर्ट्स का जो इंटरफेरेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो कि करना गलत है। ठीक है। प्लस जो 1940 का एक्ट है एक्सप्रेसली इंक्लूडेड मॉडिफिकेशन, एंड सेक्शन 15 ने इसको ओमिट करा डेलिबरेटली। ठीक है। फॉरेन एनफोर्समेंट अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन में बी जियो पैराडाइज बाय द कोर्ट मॉडिफाइड अवार्ड्स। ठीक है। कोर्ट ने क्या रीजनिंग दिया, कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन जो 34 का 1 से 3 है, दे रिपीटेडली यूज सेट असाइड एंड ओनली इफ एग्जॉस्टिव कोर्ट। ठीक है। लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था कि भाई उन्होंने डेलिबरेटली ओमिट करा है मॉडिफिकेशन पावर को 1996 की एक्ट से। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर लेजिस्लेचर को डालना ही होता तो वो स्पेसिफिकली डाल देते कि भाई ठीक है, मॉडिफाई करने की भी पावर आपको दे दी जाती है। पर चूंकि लेजिस्लेचर ने नहीं डाला, एंड ये पूरा का पूरा जो है ये विद इन द एम्बिट ऑफ लेजिस्लेचर है, तो वो करेगा, कोर्ट कैसे कर सकता है, एंड फिर इससे मिनिमल इंटरफेरेंस भी नहीं रहेगी। ठीक है। फिर इससे तो ज्यादा इंटरफेरेंस, इससे तो ज्यादा बढ़ जाएगी टेक्निकली। ठीक है। यहाँ पे फिर कोर्ट ने रीजनिंग दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउ है लेकिन पार्शियल सेटिंग असाइड पे, नोटिफिकेशन पे नहीं है। सेक्शन 33 एंड 34 जो है, दे प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर क्लेरिकल करेक्शंस एंड रिमांडिंग द मैटर। एंड कोर्ट्स को रेक्टिफाई करना चाहिए ओब्वियस एरर्स को विदाउट ऑल्टरिंग द मेरिट्स। कोर्ट्स ओब्वियस एरर को तो ऑल्टर कर सकता है लेकिन मेरिट्स को ऑल्टर नहीं कर सकता। आर्टिकल 142 कैन नॉट रीराइट अवार्ड्स कॉन्ट्रेरी टू द स्टैट्यूट। ठीक है। प्लस यहाँ पे फिर फाइनली फिर कोर्ट ने बोला कि भाई कोर्ट्स कैन नॉट जनरली मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स, बस जो भी क्लेरिकल एरर्स है उनको चेंज कर सकते हैं, है ना। एंड सीवियर अगर कोई सेवरेबल पार्ट है तो उसको सेट असाइड कर सकते हैं इन पार्ट, रेमिट कर सकते हैं सेक्शन 34 क्लॉज 4 में, एंड आर्टिकल 142 का यूज करते हुए। ठीक है। एंड प्लस इससे एक और वो चीज हुई ना कि पार्टीज जो है बेसिकली जो भी फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड भी यहाँ का कोई कोर्ट बैठ के उसको रेक्टिफाई कर रहा है। ठीक है। अगर ऐसा रेक्टिफिकेशन होने लगा तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक ही हो जाएगा कि भाई वहां तो कोर्ट का इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा है ऐसे आर्बिट्रेशन के मैटर्स में। ठीक है। सो बेसिकली इस जजमेंट ने री एनफोर्स करा फाइनलिटी एंड मिनिमल कोर्ट इंटरवेंशन इन द आर्बिट्रेशन, एंड पार्टीज को रिलाय करना पड़ेगा ऑन द ट्रिब्यूनल करेक्शंस अंडर सेक्शन 33 और रिमांड अंडर सेक्शन 34 फॉर द क्यूरेबल डिफेक्ट्स। ठीक है। एंड इसने क्लैरिफाई करा दैट जो इंडियन कोर्ट्स है उनका लिमिटेड रेमेडियल रोल है विच इंश्योर्स द इंटरनेशनल एनफोर्सेबिलिटी। सो एट द एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि भाई कोर्ट जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ पार्शियल सेटिंग असाइड कर सकते हैं अगर वो भी सेवरेबल है तो। एंड मॉडिफिकेशन किस में कर सकते हैं, सिर्फ क्लेरिकल एरर्स में कर सकते हैं, एंड बाकी वो उसको रिमांड बैक कर सकते हैं। बाकी कोर्ट जो है मेरिट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मेरिट्स पर ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इधर यू सेट इट असाइड, या क्लेरिकल एरर है वो करेक्ट करिए, या अपील में फिर आपको जो भी आपको ऑर्डर करना है आप वो करिए, पर आप ऑलरेडी जो ऑर्डर हो चुका है उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। बहुत अच्छा केस है ये, हम जैसे एडवोकेट्स के लिए, आप जैसे एडवोकेट्स के लिए क्या था इसमें, एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करी बाय डीके गांधी अगेंस्ट एडवोकेट एम माथियास फॉर अलीज्ड डिफिशिएंसी इन द सर्विस। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने हेल्ड करा कि एडवोकेट जो है वो लायबिल हैं। स्टेट कमीशन ने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। नेशनल कमीशन ने दोबारा कंप्लेंट को रीइंस्टेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ड करी अपील्स फ्रॉम द बार बॉडीज एंड एडवोकेट मथियास क्वेश्चनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लीगल इश्यूज क्या बने, लीगल इश्यूज पहला तो ये बना कि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019, एंड डज द एडवोकेट क्लाइंट रिलेशनशिप अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस
एंड क्या जो लीगल प्रोफेशन है डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम अदर प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन। यहाँ पे अपीलांट के क्या आर्गुमेंट थे, अपीलांट ने बोला कि भाई जो एडवोकेट एक्ट है एक स्पेशल स्टैट्यूट है रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन एंड इट प्रिवेल्स ओवर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लीगल प्रैक्टिस जो है वो चूंकि एक नोबल है, कॉलिंग इंटीग्रल टू जस्टिस नॉट अ ट्रेड और कमर्शियल सर्विस। ये चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है कि भाई आप लोग कम्युनिटी सर्विस करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करिए, पैसे कम लीजिए। अब अगर हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं तो हम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कैसे आ गए और हम सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे बन गए जब हम एक कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं तो। प्लस सेकंड थर्ड क्या था इनका कि जो क्लाइंट एडवोकेट रिलेशनशिप है इट लैक्स टिपिकल कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर्स। प्लस कंज्यूमर फोरम जो है वो इल सूटेड है, मे कॉम्प्रोमाइज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द इंडिपेंडेंस। अब क्या होगा अगर कंज्यूमर फोरम में केस आएगा तो भाई एडवोकेट जो कि आपकी बहुत सारी चीजें उस टाइम तक जानता होगा आपका, वो फिर सब कुछ कोर्ट के सामने खुल के रखेगा। एंड अगर वो कोर्ट के सामने चीजें खुल के रखने लगा तो एक जो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक जो क्लॉज होता है ना, कि साहब सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जो भी क्लाइंट एडवोकेट का के बीच में जो भी बात हुई है वो फिर कैसे रह पाएगा, वो तो रह ही नहीं पाएगा। ठीक है। अमेरिकस क्यूरी एक यहाँ पे अपॉइंट हुए, उनने क्या बोला, ही सेड दैट एडवोकेसी एंड एडवाइजरी वर्क में एक डिस्टिंग्विशमेंट तो होता है। प्लस रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट्स वो एक एजेंसी रिलेशनशिप है, सर्विस नहीं है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड एडवाइजरी वर्क जो है वो आउटसाइड द लिटिगेशन है एंड इट माइट आर्ग्यूएबली फॉल विद इन द सर्विस। आप अगर किसी को सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं देन वो सर्विस के अंडर आता है, लेकिन अगर आप उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं तो वो सर्विस के अंडर नहीं आता है। कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इट एम टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉट द प्रोफेशनल कंडक्ट। एंड कोई भी पार्लियामेंट्री इंटेंट नहीं था टू इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉ विद इन द कंज्यूमर फ्रेमवर्क। एंड लीगल प्रोफेशन जो है वो गवर्न करता है सेपरेटली बाय द एडवोकेट्स एक्ट। तो आप एडवोकेट्स एक्ट में अगर कोई भी रेमेडी है आपके पास तो आप उसको जाके आप अवेल करिए, वो ऐसी ऐसी रेमेडी को जाके। ठीक है। प्लस कोर्ट ने बोला कि एडवोकेसी एक स्यू जनरस है, इंटीग्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। क्लाइंट एडवोकेट एंगेजमेंट वाया वकालतनामा इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है बट एक्सक्लूडेड है फ्रॉम सर्विस। एंड कंज्यूमर फोरम जो है वो समरी प्रोसीजर्स करते हैं अनसूटेबल फॉर एडजुडिकेटिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। एग्जिस्टिंग रेमेडीज क्या है कि भाई जो बार काउंसिल्स हैं वो हैंडल करते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज जो हैं अवेलेबल हैं फॉर नेग्लिजेंस और फ्रॉड। एंड जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वर्सेस बीपी शांता सर्विसेज केस है, इस केस को रिकंसीडर करना पड़ेगा बाय द लार्जर बेंच कि क्या अब इसके बाद जो भी डॉक्टर्स हैं क्या उनको भी इस एक्ट के अंदर मतलब रखना गलत होगा। इस चीज को कंसीडर करेगा कौन, एक लार्जर बेंच। ठीक है। प्लस अपील अलाउ हुई, एनसीडीआरसी को ऑर्डर सेट असाइड करा, एडवोकेट्स को एक्सक्लूड करा फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंप्लेंट्स अगर डेफिशिएंसी लीगल सर्विस है तो वो मेंटेनेबल नहीं है बिफोर द कंज्यूमर फोरम्स। एंड डिसिप्लिनरी या सिविल रेमेडीज जो है वो आप प्रोसीड कर सकते हैं अंडर द एडवोकेट्स एक्ट या बिफोर द रेगुलर कोर्ट्स। ये बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए नेक्स्ट केस हमारा कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसका एक आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक डिस्प्यूट अराइज हुआ बिटवीन कॉक्स एंड किंग्स एंड सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंडर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हुआ क्या, कॉक्स एंड किंग्स को सैप इंडिया ने अप्रोच करा कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, हम आपके लिए पूरा एक सॉफ्टवेयर हम आपके लिए डेवलप करेंगे। एंड उस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आप काफी मतलब आपका जो भी ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन या कुछ भी वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। प्लस एक सॉफ्टवेयर के बाद उन्होंने दो और सॉफ्टवेयर के लिए इन्होंने बोला कि भाई हम आपके लिए दो और सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं। सैप का जो ओरिजिनली जो जो कंपनी थी वो फ्रांस या इटली की थी। ठीक है। जो कि इटली बेस्ड थी या फ्रांस बेस्ड थी। ठीक। तो ये इन्होंने अग्रीमेंट करा इनके साथ। अब इसके बाद अग्रीमेंट करने के बाद इन्होंने जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, इन्होंने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में ये लिखा कि हमारी जो ये जो दो कंपनीज हैं, है ना, ये अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो ये दो कंपनीज हमारी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। ठीक है। ये हो गया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में इनने डाल दिया। कॉक्स एंड किंग्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। जब फिर डिस्प्यूट अराइज हुआ तब फिर क्या हुआ कि भाई कॉक्स एंड किंग्स ने अपना कॉक्स एंड किंग्स के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई। उन्होंने इस कंपनी को अप्रोच करा, उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा था कि आप ठीक करोगे, ठीक कराओ। ठीक है। इन्होंने इन कंपनी से बोला कि भाई ठीक करो, ये ठीक नहीं कर पाए। कॉक्स एंड किंग्स ने तब तक अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो अग्रीमेंट था, उसको कैंसिल कर दिया, उसको खारिज कर दिया।
ठीक है। सैप पहुंचा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, कि साहब इन्होंने तो ऐसे खारिज कर दिया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो आप इसको आर्बिट्रेशन के लिए करिए। अच्छा, कॉक्स एंड किंग्स ने आर्बिट्रेशन के लिए मतलब अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे अपना अग्रीमेंट। ठीक है। देन फिर ये क्वेश्चन रेफर करा टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसके अथॉरिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए कि भाई जो दो कंपनीज हैं इनमें आपस में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होगा, ठीक है। क्या जो ये दो कंपनीज हैं, बेस्ड ऑन द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन, क्या ये दो कंपनीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम आर्बिट्रेशन में या नहीं कर सकते? क्योंकि अब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में अगर आर्बिट्रेशन में मैंने लिख दिया कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन होगा तो ए एंड बी कंपनी जो है वो आपका ये सॉर्ट करेंगी। ए एंड बी कंपनी भी तब तक राजी थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। अब ए एंड बी कंपनी कहनी कि भाई हम क्यों करें, हम तो आर्बिट्रेशन में हम तो पार्टी नहीं थे, अगर हम पार्टी नहीं थे तो आप हमको ला कैसे सकते हो? ठीक है। तो वैलिडिटी एंड स्कोप ऑफ जो ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन है उस पे क्वेश्चन उठा, एंड स्कोप इस पे देखा गया कि भाई क्या जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है अंडर सेक्शन 8 एंड 11, जबकि नॉन सिग्नेटरी जो है वो ज्वाइन नहीं होना चाहता या ज्वाइन होना चाहता है। ठीक है। कॉक्सन केस ने क्या आर्ग्यूमेंट रखा कि कंसेंट में बी इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट, सेक्शन 7(4) भी रिकॉग्नाइजेस इम्प्लाइड अग्रीमेंट, कि भाई अब उनका कंडक्ट ऐसा था, ठीक है, तो हम तो उनको इंक्लूड करेंगे। एंड द डॉक्ट्रिन प्रमोट्स बिजनेस एफिकेसी एंड रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न ग्रुप स्ट्रक्चर्स। एंड सेक्शन 8 जो अमेंडमेंट हुआ है एडिंग क्लेमिंग थ्रू और अंडर सपोर्ट्स द इंक्लूजन ऑफ द नॉन सिग्नेटरीज। ये बोला कॉक्सन किंग्स ने। रेस्पोंडेंट ने बोला कि आर्बिट्रेशन जो था वो बेस्ड था ऑन कंसेंट, एंड कॉर्पोरेट अफिलिएशन जो था इट अलोन कैन नॉट बाइंड द नॉन सिग्नेटरीज। सैप इंडिया बाद में पलट गया। सैप इंडिया बोलता है कि भाई जो नॉन सिग्नेटरी कंपनीज हैं वो कैसे इसमें पार्टी बन जाएंगी, आप हमें पार्टी बनाइए, हम इसका जवाब देंगे। क्लेमिंग थ्रू एंड अंडर अप्लाइज ओनली टू डेरिवेटिव राइट्स, असाइनमेंट एंड सबरोगेशंस। यहाँ पे ये बोला सैप इंडिया। एंड सेक्शन 7 रिक्वायर्स अ रिटन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इम्प्लाइड कंसेंट इनसफिशिएंट है। कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 7 डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर्स एंड कंसेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स और कंडक्ट। कोर्ट ने यहाँ बोला कि भाई सिर्फ सिग्नेचर करना जरूरी नहीं है, आपका जो कंडक्ट है या जो रिकॉर्ड है वही बहुत है आपकी कंसेंट को दिखाने के लिए या ना दिखाने के लिए। प्लस जो डॉक्ट्रिन है वो ऑपरेट करती है टू आइडेंटिफाई म्यूचुअल इंटेंट, नॉट टू पियर्स द कॉर्पोरेट विल, एंड क्लेमिंग थ्रू और अंडर कंसर्न सक्सेसेस नॉट ग्रुप एंटिटीज, जैसा कि क्लोरो कंट्रोल्स में ओवर रूल करा था इस पॉइंट पर। ठीक है। 5 फैक्टर टेस्ट दिया फॉर दिस एप्लीकेशन कि भाई पार्टीज के बीच में म्यूचुअल इंटेंट होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द सिग्नेटरी एंड द नॉन सिग्नेटरी, कॉमनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कंपोजिट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, प्लस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए नॉन सिग्नेटरी का इन नेगोशिएशन, परफॉर्मेंस एंड टर्मिनेशन में। जुडिशियल स्क्रूटिनी एट रेफरल स्टेज होनी चाहिए। कोर्ट्स अंडर सेक्शन 8 एंड 11 कंडक्ट ओनली अ प्राइमा फेसा एग्जामिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। डिटेल्ड जो भी क्वेश्चंस है ऑफ जॉइंडर लेफ्ट टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 16, एंड जो भी नॉन सिग्नेटरीज है एक बार वो ज्वाइन हो गए मे सीक इंटरिम मेजर्स अंडर सेक्शन 9। ठीक है। प्लस इसमें स्पेसिफिकली जो 5 फैक्टर टेस्ट था वो अपहोल्ड करा ऑनरेबल कोर्ट ने। एंड ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इन विच मैटर द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्लाइड द 5 फैक्टर टेस्ट ऑन द या ओवर द नॉन सिग्नेटरीज इंक्लूजन इन द आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। प्लस इसमें आपको एक ये भी याद रखना है कि अब अगर कोई भी पार्टी है जो नॉन सिग्नेटरी है तो उसका कंडक्ट देखा जाएगा कि भाई क्या उसका कंडक्ट ऐसा था कि वो सिग्नेटरी के तौर पे उसको माना जाए या उसको नहीं रखा जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। जी, एक और आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा केस, मेसर्स आरिफ अजीम कंपनी लिमिटेड वर्सेस मेसर्स एपटेक लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, जो ये आरिफ अजीम कंपनी लिमिटेड थी ये अफगानिस्तान की थी, एंड एपटेक कंपनी लिमिटेड इंडिया मुंबई की थी। अब इसमें क्या हुआ, एक इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है ना, इसके थ्रू क्या हुआ, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपटेक लिमिटेड को, है ना, कि भाई आपटेक लिमिटेड क्या करेगी कि भाई ये 440 अफगान स्टूडेंट्स को मतलब बेसिकली इनको आप इंगेज करेंगे, आप इनको ट्रेन करेंगे, आप इनको सब करेंगे। ठीक है। कोर्स हेल्ड करा किसने, आरिफ आजिम ने। ठीक है। आरिफ आजिम ने बोला कि भाई हम ये एपटेक के थ्रू आरिफ आजिम कंपनी लिमिटेड ने बोला कि भाई हम 440 अफगान स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करूंगा। ठीक है। जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी इनको ट्रेन करेगी। इसने बकायदा इनको ट्रेन करा। कोर्स काबुल में हेल्ड हुआ, एंड काबुल में हेल्ड करने के बाद इसने इनको ट्रेन करा। फिर इसने क्लेम करा, अच्छा, आईसीसीआर ने एपटेक को 73.53 लाख रुपीस दिए
पिटिशनर ने क्लेम करा 90% शेयर। पिटिशनर ने बोला कि भाई पूरा काम मैंने करा, सब कुछ मैंने करा और पूरा आप क्यों लेके जाएंगे पैसा, मुझे इसमें 90% पैसा चाहिए। आर्बिट्रेशन का क्लॉज था इसमें। अब चूंकि आर्बिट्रेशन का क्लॉज था, लेकिन आर्बिट्रेशन का क्लॉज मतलब आर्बिट्रेशन इनिशिएट करते करते बहुत देरी हो गई, तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया। एंड फिर कोर्ट, फिर एक और जो क्वेश्चन उठ रहा था वही उठ रहा था कि जो कोर्ट है, कैन दे रिफ्यूज रेफरेंस इफ क्लेम्स आर एक्सपेसाइड टाइम बार्ड। पिटिशनर ने इसमें क्या आर्ग्यूमेंट रखा कि भाई आर्बिट्रेशन जो है, पहली बात तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास इसका जुरिस्डिक्शन है मुझे सुनने का, प्लस मैं एंटाइटल्ड हूँ 90% ऑफ द आईसीसीआर रिसीप्ट्स का अंडर द क्लॉज 17.03। वो ये कह रहा था कि भाई चूंकि मैंने ट्रेन करा है, सब मैंने करा है ना, तो मेरा 90% इसमें क्लेम होना चाहिए। प्लस मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि एक तो कोविड-19 आ गया था, प्लस तालिबान की जो फोर्सेस थी उन्होंने पूरा का पूरा जो उन्होंने कब्जा कर लिया था या जो कुछ भी कर लिया था, तो उससे क्या है, फोर्स मेजर क्लॉज अप्लाई हो गया था विच सस्पेंड द लिमिटेशन वो पीरियड। प्लस मीडिएशन जो करा वो फेल हो गया था आर्बिट्रेशन में। सो दैट्स व्हाई जो मेरी जो पिटिशन है वो विद इन द लिमिटेशन है। रेस्पोंडेंट ने क्या बोला कि पहली बात तो आईसीसीआर का जो प्रोजेक्ट था वो आउटसाइड द फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट था, एंड जो डिस्प्यूट है वो नॉन आर्बिट्रेबल है। ठीक है, प्लस कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है पिटिशनर का 90% क्लेम करने का फंड्स, एंड जो पिटिशनर है वो सिर्फ रॉयल्टी ओन करता है क्योंकि अग्रीमेंट ही ऐसा है। प्लस जो क्लेम है वो टाइम बार्ड है। ठीक है, 1 नवंबर 2017 को जो कॉज था वो अराइज हो गया था, आज तक ये सोते रहे। नेगोशिएशंस लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं करता है, यहाँ पे ये रेस्पोंडेंट ने बोला। एंड प्लस जो नोटिस था प्रपोजिंग द सोल आर्बिट्रेटर वो कॉन्ट्रेरी है टू अ 3 मेंबर क्लॉज। एंड मीडिएशन जो हुआ अंडर सेक्शन 12A इलेक्शन ऑफ कोर्ट रूट बास आर्बिट्रेशन। अब अगर आप एक बार कोर्ट आ गए तो फिर अब आपका आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो लिमिटेशन एक्ट है ना वो अप्लाई करता है वाया सेक्शन 43 एंड आर्टिकल 137 गवर्न करता है सेक्शन 11 को, जो कि 3 साल का है। लिमिटेशन स्टार्ट वो होता है 30 डेज के बाद आफ्टर द अनऑनर्ड नोटिस। ठीक है, तो पिटिशन यहाँ पे 19 अप्रैल 2023 तक फाइल हो जानी थी, जो कि विद इन लिमिटेशन थी। ब्रेकिंग पॉइंट 28 मार्च 2018 का था, जिससे कि आपटेक ने रिफ्यूज कर दिया था। कोविड का एक्सक्लूजन पीरियड भी अप्लाई करे तो 28 फरवरी 2022 तक का आया। आर्बिट्रेशन नोटिस इनके पास आ गया था 24 नवंबर 2022 को, जो कि टाइमली था। कोर्ट ने रीजनिंग फिर फर्दर दी कि जो जो लिमिटेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द एडमिसिबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन की बात नहीं करता है वो। ठीक है, प्लस कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है डेड क्लेम्स को अंडर सेक्शन 11 स्टेज पर। ठीक है, प्लस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो भी क्लेम्स होपलेसली टाइम बार्ड है उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, बट जो कि नहीं है, जहाँ पे कि कॉज ऑफ एक्शन आज तक चल रहा था तो वो आगे भी चल रहा है, तो वो अभी भी चल रहा है, और अगर पिटिशन टाइमली फाइल हो गई तो फिर उसको तो सुनना पड़ेगा। यहाँ पे पिटिशन को अलाउ करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस संजय किशन कौल को सोल आर्बिट्रेटर बनाया इस मैटर का, एंड यहाँ पे हेल्ड करा कि जो क्लेम्स है वो एक्स फेसाई बार नहीं है एंड आर्बिट्रेशन इसमें हो सकता है। रेस्पोंडेंट का जो कंटेंशन था ना कि भाई इसमें आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें आर्बिट्रेशन हो सकता है। प्लस कोर्ट का रोल जो वो लिमिटेड है टू प्राइमा फेसाई चेक द लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर ये हुआ कि जो पिटिशनर जो कह रहा था कि भाई मुझे 90% मुझे मिलना चाहिए, है ना, एंड मेरा जो ये क्लेम है ये आर्बिट्रेबल है, तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मतलब 90% के लिए तो कुछ नहीं कहा क्योंकि ये तो आर्बिट्रेशन का मैटर है। बट हाँ, यहाँ ये जरूर कहा कि हाँ भाई क्योंकि ये मैटर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहली बात तो जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया आर्बिट्रेटर को, एंड ये भी हेल्ड करा कि भाई हाँ ये मैटर में आर्बिट्रेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारा जो है दैट इज सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज वर्सेस ब्राइबरी का। इसमें क्या हुआ, एमएलए सीता सोरेन पे अक्यूजेशन लगा ऑफ एक्सेप्टिंग अ ब्राइब ड्यूरिंग द 2012 राज्यसभा इलेक्शंस। इन पे क्या लगा कि इन्होंने एलिज पेमेंट लिया है टू इन्फ्लुएंस वोट एंड शी अल्टीमेटली वोटेड फॉर हर पार्टी ओनली। एंड उसके बाद एक एफआईआर हुई, फिर चार्जशीट हुई, एंड इनके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। यहाँ पे रिलायंस प्लेस करा गया अपॉन आर्टिकल 194 क्लॉज 2 एंड पीवी नरसिम्हा राव केस में। हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था ये प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए, सो इसलिए ये मैटर रेफर करा गया टू द 7 जजेस बेंच टू रिकंसीडर द लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। लीगल इश्यूज इसमें क्या थे कि जो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 है या 194 क्लॉज 2 है वो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी फ्रॉम द ब्राइबरी
या क्या जो जो नरसिम्हा राव का जो केस था वो करेक्टली डिसाइड हुआ था बेस्ड ऑन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस या लेजिस्लेटिव मतलब इम्यूनिटी के लिए, एंड क्या प्रोसिक्यूशन जो है फॉर फॉर ब्राइबरी वो पैरेलली रन कर सकता है टू लेजिस्लेटिव एक्शन। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स अपीलेंट ने क्या रखे कि भाई जो मेजोरिटी था नरसिम्हा राव में, इट रिमेन्स साउंड अंडर द चेयर डिसाइसेस, एंड प्रिविलेज प्रिवेंट करता है एग्जीक्यूटिव मिसयूज को एंड पॉलिटिकल टारगेटिंग को। उनका तो ये कहना था कि सर मुझे तो पॉलिटिकली टारगेट करा जा रहा है एंड मेरे पास एक लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है, तो मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता एंड मेरे अगेंस्ट कोई केस भी नहीं चल सकता। एंड राज्यसभा जो वोटिंग है इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन। ठीक है। रेस्पोंडेंट ने आर्ग्यूमेंट क्या रखा कि ब्राइबरी जो है वो लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है, वो पार्ट ऑफ स्पीच या वोट भी नहीं है। ठीक है। एंड प्रिविलेज कैन नॉट शील्ड करप्ट कंडक्ट, प्लस इम्यूनिटी फ्रॉम फ्रॉम ब्राइबरी इट वॉलेट्स द रूल ऑफ लॉ। Amicus Curiae interveners ने क्या बोला? They supported the overruling of the Narasimha Rao majority and privilege should not extend to criminal acts. यहाँ पे इनने ये बोला कि भाई ठीक है किसी के पास प्रिविलेज है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वोट लेने के लिए आप ब्राइब ले लोगे, आप वोट देने के लिए आप ब्राइब ले लोगे। ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ वैसे जो चलता है कि साहब नॉर्मल जो लोग हैं वो उनको पैसा मिलता है तब वो जाके साहब वोट देते हैं, जैसा कि सुनने में आता है कि 500 रुपए बटे या 1000 रुपए बटे। तो यहाँ तो उन्होंने बीइंग एन एमएलए राज्यसभा के इलेक्शन में वोट करने के लिए सामने वाले से पैसे मांग लिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ब्राइबरी है इट अकर्स बिफोर द वोट, सो प्रिविलेज तो मैच नहीं करता है, प्लस इम्यूनिटी लिमिटेड होती है टू द लेजिस्लेटिव एक्सप्रेशंस। ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टू फोल्ड नेसेसिटी टेस्ट बताया कि पहली बात तो लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी आपको तब मिलेगी जब इट मस्ट रिलेट टू कलेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द हाउस एंड इट मस्ट बी नेसेसरी फॉर एसेंशियल लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। ब्राइबरी दोनों में नहीं आती है। ठीक है। कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस देखा गया कि भाई जो भी प्रिविलेजेस हैं वो कभी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए यूज नहीं करे जाते हैं, एंड चूंकि इंडिया अलाइन करती है विद द ग्लोबल रूल ऑफ लॉ तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है। तो प्लस अब यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि भाई ब्राइबरी जो है वो आउटसाइड द स्कोप है ऑफ 194 क्लॉज 2 के, एंड ये प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ द प्रिविलेज फॉर पर्सनल गेन्स। प्लस वोटिंग जो है वो लेजिस्लेटिव है बट प्रिविलेज लिमिटेड है। ठीक है। ओवर रूल करा इसमें पीवी नरसिम्हा राव का केस, एंड ये हेल्ड करा कि नो इम्यूनिटी फॉर ब्राइबरी अंडर आर्टिकल 105 या 194, एंड लेजिस्लेटर्स जो है वो अकाउंटेबल हैं लाइक ऑल पब्लिक सर्वेंट्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लेजिस्लेटर हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आप भी उतने ही अकाउंटेबल हैं अगर आप ब्राइब लेते पकड़े गए जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है। जजमेंट ने रेस्टोर करा प्रॉपर्टी के एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, क्लैरिफाई करा कि जो प्रिविलेज है दैट इज नॉट इक्वल टू क्रिमिनल एग्जेम्पशन, एंड स्ट्रेंथन करा यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड द पब्लिक इंटरेस्ट को। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आपका जो भी ट्रायल चल रहा है ना, आप तो अपने ट्रायल में जाओ, ट्रायल में अगर आप बरी हो गए, अगर आप एक्विट हो गए, वेल एंड गुड। अगर ट्रायल में आप कन्विक्ट हो गए तो फिर आप लॉ को जो भी वो ड्यू कोर्स है उसको आप फॉलो करना, अपील करनी हो आप अपील करना, जो करना हो करना। लेकिन इस स्टेज पे आपका केस सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि आप एक लेजिस्लेटर हैं, क्वैश नहीं किया जा सकता। ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस, सूभेलाल एलियास सुशील साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें क्या हुआ? इसमें कोर्ट ने ऑर्डर करा था जो अपीलांट है उसको, है ना, कि भाई आपको 35 लाख रुपए जमा करने हैं विद इन 6 मंथ्स और आपकी जो बेल है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। एप्लीकेंट ने इस पे क्लैरिफिकेशन के लिए लगाया एंड बोला कि साहब मेरे को डिपॉजिट करने दिया जाए पैसा वाया डिमांड ड्राफ्ट इंस्टेड ऑफ कैश। लीगल इशू इसमें क्या बना कि भाई जो एप्लीकेंट है क्या वो डिपॉजिट कर सकता है 35 लाख रुपए वाया डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो कैश नहीं दे पाए विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन। प्लस जो नीचे ट्रायल कोर्ट था उसने पार्शली उसने 5 लाख रुपए तो उसने ले लिए, है ना, एंड पांच एंड उसके बाद चूंकि कैश खत्म हो गया तो फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया दोबारा कि साहब मेरे पास कैश तो नहीं है इतना 35 लाख की मैं कैश कहीं से निकालूं, है ना, और नीचे का ट्रायल कोर्ट कैश मांग रहा है। और मैंने ट्रायल कोर्ट को 35 लाख, सॉरी ट्रायल कोर्ट ने 35 लाख के 35 लाख कैश में ही डिपॉजिट करने को बोला। ठीक है। तो एप्लीकेंट ने बेसिकली परमिशन मांगी कि भाई मैं ये पैसा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मैं पे कर सकता हूँ। ठीक है। एंड ये भी कहा कि सब जो ट्रायल कोर्ट है उसने ऑलरेडी 5 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिया एज अ पार्ट डिपॉजिट। इस पर सुप्रीम कोर्ट बिदक गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जब हमने 35 लाख का ऑर्डर करा तो पहली बात तो आपने 5 लाख रुपए पार्शल पेमेंट के तौर पे ले कैसे लिए? ठीक है। और
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो कंडीशन है 6 महीने के अंदर वो तो रहेगी रहेगी, ठीक है, एंड हम आपको परमिट करते हैं कि आप डिपॉजिट करें ये डिमांड ड्राफ्ट से इंस्टेड ऑफ कैश, क्योंकि इतना कैश निकालना ही पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि कोई आदमी 35 लाख रुपए कैश में कैसे लेगा। प्लस ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी नाराज हुआ कि भाई ट्रायल कोर्ट इंसिस्ट क्यों कर रहा है 35 लाख रुपए देना, वो भी इन कैश। कैश का क्या करेगा वो ट्रायल कोर्ट, ठीक है। प्लस रजिस्ट्री को उन्होंने डायरेक्ट करा कि भाई ट्रायल कोर्ट ने जो 5 लाख रुपए एक्सेप्ट करें डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर ऑफ 35 लाख, पहले तो ये उनको शो कॉज नोटिस वो देके पूछा जाए कि इन्होंने कैसे कर लिए। डायरेक्ट करा कि भाई एक्सप्लेनेशन बोले आप कंसर्न ऑफिशियल से कि आपने 5 लाख रुपए ले कैसे लिए, जबकि ऑर्डर था 35 लाख का, ठीक है। क्लैरिफाई करा कि अब जो भी 30 लाख रुपए हैं उसको आप डिपॉजिट करिए बाय 11 AM ऑन 18/8 इतना, एंड दैट टू थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट को परमिट कर दिया डीडी के थ्रू करने से, और नॉन कंप्लायंस में उन्होंने बोला कि आपको ऑटोमेटिक जो है बिल जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी, एंड मिसलेनियस एप्लीकेशन को इन्होंने यहाँ पे पूरा डिस्पोज कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रायल कोर्ट के लिए एक सिचुएशन खड़ी हो गई है ना कि भाई आप जो है आपने कैसे 35 लाख ना लेके आपने 5 लाख रुपए ले लिए, एंड दैट टू इन कैश, ठीक है। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।